नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट बैठक में पेसा कानून को मंजूरी समेत 39 प्रस्तावों पर मुहर। हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। आज की बैठक कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पेसा कानून को मंजूरी मिली है। झारखंड में पेसा कानून को लागू करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। झारखंड में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा। झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतल लहर और सुबह शाम के घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर की सुबह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा देखा जा सकता है। रांची और आसपास के इलाकों की बात करें तो 23 दिसंबर को सुबह मध्यम कोहरा रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को सुबह कोहरा या धुंध छाए रहने के बाद मौसम साफ रहेगा। 5 दिनों तक राजधानी का अधिकतम तापमान 23 से 24 और न्यूनतम तापमान 8 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में निचले क्षोभ मंडलीय स्तरों पर पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं। साथ ही मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। इसके कारण आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने, सुबह के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी है। रामगढ़ का आलोक इंडस्ट्री फैला रहा प्रदूषण, सीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश। रामगढ़ के सुरेंद्र नामक युवक ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने दिखाया कि रामगढ़ का आलोक इंडस्ट्री कैसे प्रदूषण फैला रहा है। रुंगटा की ये फैक्ट्री जहां पर है, वहां के आसपास झाड़ियों व पेड़ पौधों पर राख जमा हुआ है। वीडियो में उसने राख को उड़ाकर भी दिखाया। सुरेंद्र के इस वीडियो को अशोक दनोदा नामक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पोस्ट को रीट्वीट कर रामगढ़ के डीसी को कार्रवाई का आदेश दिया है। एक्स पर वीडियो के साथ लिखा गया है कि आलोक स्टील प्लांट केवल स्टील नहीं बना रहा है, बल्कि अपने आसपास जंगल और खेतों को खाद भी दे रहा है। लेकिन देश विरोधी उसको प्रदूषण बोल रहे हैं, जैसे दिल्ली वाले फॉग को प्रदूषण बोल रहे हैं। मीडिया को अपने अपने पत्रकारों को 1 महीने के लिए वहां भेजना चाहिए। इस संदेश पर सीएम ने लिखा कि ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रामगढ़ के डीसी तत्काल इस मामले में कार्रवाई करके सूचना दे। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ जिले में ऐसे कई फैक्ट्री इंडस्ट्री हैं जिस पर न सिर्फ प्रदूषण फैलाने जबकि मजदूरों के शोषण के भी आरोप लगते रहे हैं। साथ ही इस फैक्ट्री की वजह से रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो के कुछ क्षेत्र में अवैध कोयले का कारोबार भी फल फूल रहा है। आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का खनन कर इन फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है। अवैध खनन के काम में जेसीबी तक लगाया जाता रहा है। अब देखना यह है कि रामगढ़ के डीसी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। रांची के चुटिया मेन रोड पर नशे में धुत कार चालक ने खड़ी कार को मारी टक्कर। रांची के चुटिया मेन रोड में लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां सोमवार की देर रात करीब 1 बजे नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार घटना देर रात करीब 1 बजे हुई। सफेद रंग की एक कार तेज रफ्तार में आ रही थी। जैसी ही कार चुटिया मेन रोड पर पहुंची, उसने एक दुकान के सामने शेड के नीचे खड़ी एक दूसरी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। चालक पर कथित तौर पर नशे की हालत में कार चलाने का आरोप है। दुकानदार ने भी पुलिस को बताया है कि चालक नशे की हालत में था। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। फसलें बर्बाद, धर वाहन भी क्षतिग्रस्त। जिले के मांडू प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुजू क्षेत्र के छोटकी डुंडी और बड़की डुंडी गांवों में हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीण दहशत में हैं और भय के साए में लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। बीते 2 दिनों में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही कई घरों और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। बीती रात भी हाथियों ने छोटकी डुंडी
यानी बेड़वा गांव में खूब आतंक मचाया है। हाथियों ने प्रभुदयाल मातो की लगभग 50 डिसमिल में लगी आलू की फसल रौंदकर बर्बाद कर दी। वहीं विशेश्वर मातो के पक्के मकान में घुसकर करीब 45 क्विंटल अनाज समेत घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। जंगली हाथियों ने खगेश्वर मातो की पैशन प्रो मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा खगेश्वर मातो, तुलेश्वर मातो, चंद्रनाथ मातो, मुकेश मातो, पन्नालाल मातो सहित कई किसानों की आलू और अन्य फसलों को भी बर्बाद कर दिया गया है। इधर हाथियों ने आरा कोयलीरी चेकपोस्ट स्थित नेहरू पार्क की दीवार को भी तोड़ दिया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ा। फिलहाल हाथी कर्मा जंगल की ओर चले गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। रांची में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में हिंदू छात्र संघ का प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज रांची में हिंदू छात्र संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर अपना विरोध दिखाया। हिंदू छात्र संघ ने इस मामले को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार मानवता के खिलाफ है। छात्र संघ ने भारत सरकार से मांग की कि पीड़ित अल्पसंख्यकों की हर संभव मदद की जाए। साथ ही देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने की भी अपील की गई। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ के सदस्यों ने पुतला दहन के साथ साथ बांग्लादेश का झंडा जलाकर भी विरोध जताया। साथ ही बांग्लादेश और यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन ने ये भी मांग की कि भारत द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता पर पुनर्विचार किया जाए और ऐसी सहायता रोकी जाए। हिंदू छात्र संघ ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक और दुखद हैं। इस दौरान संगठन ने देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि जब विदेशों में अन्य समुदायों के साथ घटनाएं होती हैं तो कई लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हुई घटनाओं पर चुप्पी साध ली जाती है। छात्र संघ ने स्पष्ट किया कि वे और देश के हिंदू ऐसे मामलों में शांत नहीं बैठेंगे और अपना विरोध लगातार दर्ज कराते रहेंगे। लोहरदगा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के धोबाली मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में एक युवक का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान गुमला जिला के लांजी नवाटोली निवासी हरी उरांव के 20 वर्षीय पुत्र सुनील उरांव और लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के कुटमू जेल खाना निवासी युगेश्वर उरांव के 20 वर्षीय पुत्र राहुल उरांव के रूप में हुई है। जबकि हादसे में लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र का नदिया करचा टोली निवासी महेश उरांव का 20 वर्षीय पुत्र मोहित उरांव घायल हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रांची से लोहरदगा की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान भंडरा थाना क्षेत्र के धोबाली मोड़ के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही सुनील और राहुल की मौत हो गई, जबकि मोहित उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के बाद मृत युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्वेलरी शॉप से सोने से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रकाश सोनी की ज्वेलरी दुकान से चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार दुकान बंद करने से पहले प्रकाश सोनी सभी ज्वेलरी बैग में भरकर बगल की दुकान से माचिस लेने गए थे। इसी दौरान मौका पाकर चोर बैग लेकर फरार हो गया। चोर की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मानव मयंक सोनी ज्वेलरी शॉप पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी बिंदुओं की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि चोर की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। बानो पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोना कारोबारी प्रकाश सोनी ने बताया कि बैग में करोड़ों का सोना था, जिसे दुकान बंद करने के बाद घर ले जाने वाले थे, लेकिन कुछ देर के लिए बगल की दुकान में माचिस लेने गया, तभी एक युवक दुकान में घुसा और सोने से भरा बैग लेकर फरार हो गया। कोडरमा स्टेशन पर लिपिक की दौड़ते दौड़ते मौत, ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में कार्डियक अरेस्ट। कोडरमा जंक्शन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब मरकच्छो प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित एक लिपिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।
मृतक की पहचान नवादा बिहार निवासी 49 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पंकज कुमार जम्मू तवी एक्सप्रेस से गयाजी अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। ट्रेन खुलने में कुछ ही मिनट शेष थे। इसी जल्दबाजी में वे प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गिरते ही वे बेहोश हो गए, जिससे स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही वहां मौजूद यात्रियों और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने तत्काल मदद की। आरपीएफ के जवान उन्हें अपने वाहन से एक निजी क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उनकी स्थिति गंभीर बताई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार प्राथमिक जांच में मौत का कारण हृदय गति रुकना, कार्डियक अरेस्ट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। घटना की जानकारी मिलते ही मरकच्छो प्रखंड के बीडीओ, प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी और जिले के वरीय अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए। देर शाम पंकज कुमार के सहकर्मियों ने उनके परिजनों को घटना की सूचना दी। खबर मिलते ही परिजन रात में ही सदर अस्पताल पहुंचे, जहां शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बताया गया कि पंकज कुमार 2 वर्ष पूर्व मरकच्छो प्रखंड कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थापित हुए थे। इससे पहले वे निर्वाचन विभाग में कार्यरत थे। उनकी पत्नी गया जिले में शिक्षिका हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। युवक को पीट कर हत्या का वीडियो वायरल, एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच। गिरिडीह राजधनवार थाना क्षेत्र के सिरसाए नकटीटांड गांव में 30 वर्षीय कमलेश सिंह की पीट कर हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो 5वें दिन सोमवार को सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 17 दिसंबर की है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमलेश सिंह अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन हमलावरों ने उस पर लगातार लाठियों से प्रहार किया। वीडियो के अनुसार सबसे पहले एक युवक ने लोहे की रॉड से उसके पैर पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लात मारकर उस पर हमला किया। फिर 5 अन्य युवकों ने मिलकर लाठियों से उसकी बेरहमी से पिटाई की। युवक पर इतने जोर से प्रहार किए गए कि कई लाठियां टूट गईं। इसके बावजूद हमला जारी रहा। अंततः कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना जमीन विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। लोग युवक को बचाने के बजाय मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाते नजर आए, लेकिन किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। सूचना मिलने पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी थी। मामले में धनवार थाना पुलिस ने माले नेता किशोरी अग्रवाल सहित 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि अब तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। गिरिडीह एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया है। एसआईटी में धनवार, हीरोडीह, परसन और घोड़थंबा थाना पुलिस के साथ गिरिडीह टेक्निकल सेल की टीम को भी शामिल किया गया है। एसपी ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वायरल वीडियो के आधार पर हत्या में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और मामले की त्वरित व निष्पक्ष जांच की जा रही है। झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आपका विरोध प्रदर्शन, कहा हेमंत सरकार छात्रों से साथ धोखा कर रही है। झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति तत्काल सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लंबे अंतराल के बाद सोमवार को सड़क पर दिखी। रांची के परमवीर एल्बर्ट एक्का चौक पर आम आदमी पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले पार्टी का झंडा, अपनी मांगों के समर्थन वाले बैनर तख्ती के साथ आप कार्यकर्ता रांची विश्वविद्यालय के गेट से होते हुए एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के जोनल प्रभारी राजेश लिंडा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा के नेतृत्व में छात्रों के स्कॉलरशिप को रोके जाने के विरोध में मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के छात्रों के साथ धोखा कर रही है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से राज्य के होनहार और प्रतिभावान छात्र का भविष्य दांव पर लग गया है। पहले इस सरकार में जैक ने मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फीस बढ़ा दी और अब छात्रवृत्ति भी नहीं दे रही है। आम आदमी अब इस पर चुप नहीं रहेगा। वहीं प्रभात शर्मा ने हेमंत सरकार से मांग की
कि वो जल्द से जल्द केंद्र की मोदी सरकार के साथ तकनीकी समस्याओं को सुलझाकर छात्रों को छात्रवृत्ति नियमित रूप से दिए जाने की सुनिश्चित कराएं। आपने चेतावनी दी कि यदि छात्रवृत्ति नहीं मिली तो झारखंड के छात्र हेमंत सरकार को झारखंड की जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। आपके जोनल प्रभारी राजेश लिंडा ने छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि हेमंत सरकार छात्रवृत्ति नहीं देती है तो झारखंड का भविष्य गर्त में चला जाएगा, झारखंड 20 साल पीछे चला जाएगा। आपके जोनल प्रभारी विधान चंद्र राय ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के माँ बाप अपने जेवर, अपनी जमीन, अपने घर गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश हो रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों एवं पिछड़ों की सरकार होते हुए भी यदि उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लक्ष्मण सिंह, पवन पांडे, कृष्ण कुमार, अभिषेक प्रकाश, अशोक महतो, विजय बारा, इम्तियाज आलम, गुलजार अंसारी, विक्की महतो, रीना खालको, मंजू तिर्की, शीला महतो, अजय महतो, अनिल महतो आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची नगर निगम के मजदूरों को मिलेगा बोनस, त्रिपक्षीय समझौता हुआ। रांची नगर निगम में काम करने वाले मजदूरों के बोनस भुगतान को लेकर बड़ी राहत की खबर है। मजदूरों के बोनस पर उप श्रमायुक्त रांची अविनाश कृष्ण की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौता पूरा हो गया है। ये समझौता मजदूर यूनियन, ठेका एजेंसी और श्रम विभाग के बीच हुआ। मजदूरों की ओर से झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह और सचिव सुखनाथ लोहरा ने हस्ताक्षर किए। वहीं ठेका एजेंसी स्वच्छता कॉरपोरेशन बैंगलोर की ओर से महाप्रबंधक राजशेखर रेड्डी और प्रोजेक्ट मैनेजर जी गांधी ने समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए बोनस का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में कार्यरत मजदूरों को कुल 2,000 रुपये बोनस मिलेगा, जो 2 किस्तों में दिया जाएगा। ये राशि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के वेतन के साथ मिलेगी। वहीं फरवरी और मार्च 2025 में काम करने वाले मजदूरों को 1,000 रुपये बोनस दिसंबर 2025 के वेतन के साथ दिया जाएगा। यूनियन अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा कि यूनियन के लगातार प्रयास से रांची नगर निगम के मजदूरों को पहली बार बोनस मिलने जा रहा है। उन्होंने इसे मजदूरों की बड़ी जीत बताया। पेसा से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई, सरकार ने की समय की मांग, अगली तारीख तय। पेसा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे। सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार हो चुका है, मसौदे को कैबिनेट के समक्ष भेज दिया गया है। इसको कभी भी कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। सरकार की ओर से दलील पेश करने के बाद समय की मांग की गई। खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2026 निर्धारित की है। दरअसल 18 दिसंबर को पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नियमावली लागू नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर को तय सुनवाई के दौरान टाइम फ्रेम करने को कहा था। तब सरकार की ओर से बताया गया था कि मामला कैबिनेट को भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय दलील पेश की। बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दिया था। राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक को हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था, लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा था कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं की गई है। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत विभिन्न विषयों में चयनित एवं वैकल्पिक उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर सहित जारी कर दी है। आयोग के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त आपत्तियों व अभ्यावेदनों के निस्तारण के बाद ये संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य प्रमाण पत्रों या अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा त्रुटि के कारण कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम पूर्व में रोका गया था, जिसे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संशोधित किया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रकाशित परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि या टंकण दोष के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, मार्कशीट और प्रमाण पत्र सत्यापन वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम परिणाम जारी होने के बाद प्रकाशित की जाएगी। होटवार जेल में नाच और आपराधिक क्रियाकलाप पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर।
राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश। होटवार जेल में नाच प्रकरण और सोशल मीडिया अकाउंट से माफिया और सरगनाओं द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों की खबर मीडिया में आने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त मौखिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे राज्य की एजेंसी के लिए शर्मनाक और चिंताजनक बताया है। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। दरअसल नवंबर माह में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें 2 कैदियों के डांस का कथित वीडियो वायरल होने के बाद कारा महानिरीक्षक ने होटवार जेल के सहायक कारापाल जगन्नाथ राम को निलंबित कर दिया था। उन्होंने कथित वीडियो की सत्यता की जांच के लिए जेल निदेशक मनोज कुमार को जिम्मेदारी दी थी। वीडियो में विधु गुप्ता और विकी भालोटिया का होना बताया जा रहा था। विधु गुप्ता मैसर्स प्रिज्म होलोग्राफी का संचालक है, जिसे एसीबी ने शराब घोटाला केस में जुलाई महीने में जेल भेजा था। बता दें कि होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहले भी विवादों में रहा है। पूर्व में ईडी के मामले में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल बंदियों को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मदद करने एवं अनुचित सुविधा देने का आरोप जेल प्रशासन पर लग चुका है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को धमकाने के मामले में प्रिंस खान चर्चा में है। आए दिन उसके धमकी भरे पोस्ट सुर्खियों में रहते हैं। वहीं राहुल सिंह पर भी सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने के कई मामला सामने आ चुके हैं। नशे का कफ सिरप, शैली ट्रेडर्स, सीआईडी, राजेश और यमाज़ाकी विस्की। हटिया के तुपुदाना इलाके के शैली ट्रेडर्स के यहां रांची पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी की। ये वही शैली ट्रेडर्स है जिसका मालिक भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल है। शैली ट्रेडर्स नशे का कफ सिरप बेचता था। झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में तुपुदाना स्थित गोदाम से ही नशे का कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। झारखंड पुलिस की सीआईडी ने इस शैली ट्रेडर्स के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की। करीब साल भर तक शैली ट्रेडर्स के मालिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। इसके पीछे की कहानी सामने आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक यमाज़ाकी विस्की और राजेश का नाम सामने आ रहा है। राजेश ने ही सीआईडी के अधिकारी से शुभम जायसवाल को मिलवाया था, जिसके बाद बड़ी डील हुई थी। राजेश ने यमाज़ाकी विस्की, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक है, वह गिफ्ट में शुभम जायसवाल से लिया था। उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की सूचना पर धनबाद पुलिस ने बरवाड़ी इलाके के एक गोदाम में छापेमारी की थी। छापेमारी में 25,000 से अधिक कफ सिरप की बोतलें बरामद की गई थी। इसे लेकर बरवाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में ये पता चला था कि बरामद कफ सिरप नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धनबाद पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी सीआईडी ने जांच अपने अधीन ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ राजेश का खेल। शुभम जायसवाल से सीनियर पुलिस अफसर की बड़ी डील करवाने के बाद वसूली की गई। इस डील को कराने के बदले यमाज़ाकी विस्की की 2 बोतलें बतौर गिफ्ट लिया गया। पलामू के शिक्षक का 2 मैट्रिक प्रमाण पत्र का मामला उजागर, उप प्रधान ने की शिकायत। पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लालगढ़ में शिक्षक नियुक्ति को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। लालगढ़ पंचायत के उप प्रधान कुणाल ओझा ने मध्य विद्यालय लालगढ़ में पदस्थापित शिक्षक विनय कुमार ओझा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने जिला अधिकारी पलामू को लिखित शिकायत सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार शिक्षक विनय कुमार ओझा, शिक्षक संख्या 925798, पिता स्वर्गीय सरयू ओझा उर्फ सरजू ओझा ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से 2 अलग-अलग जन्मतिथियों के साथ 2 बार मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उपलब्ध दस्तावेजों में दर्शाया गया है कि उन्होंने पहली बार वर्ष 1989 में हाई स्कूल लालगढ़ से मैट्रिक पास की, जिसमें जन्मतिथि 29 जनवरी 1973 अंकित है। वहीं दूसरी बार वर्ष 2003 में दूसरी जन्मतिथि 15 अक्टूबर 1982 के साथ पुनः मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की गई। दोनों प्रमाण पत्रों में तस्वीर एक ही व्यक्ति की बताई जा रही है। उप मुखिया का आरोप है कि वर्ष 2015-16 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का समुचित सत्यापन नहीं किया गया या फिर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई। इसके साथ ही शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2013 से 2024 तक मेदिनी नगर न्यायालय में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी नियुक्ति के समय शपथ पत्र में छिपाई गई हो सकती है, जिसकी जांच आवश्यक है। कुणाल ओझा ने इस मामले की प्रतिलिपि राज्यपाल झारखंड, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची को भी भेजी है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, नियुक्ति में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच हो, फर्जी तरीके से प्राप्त वेतन की वसूली की जाए और दोषियों पर कानूनी कार्यवाही हो। उप मुखिया ने कहा कि ये मामला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा है, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों के साथ भी अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों की मदद करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत छोटा नागरा थाना पुलिस ने नक्सल नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नक्सलियों को सामग्री और अन्य प्रकार से सहयोग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बालीबा गांव निवासी विकास होनहागा और सुदर्शन बर्जो के रूप में हुई है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दोनों आरोपी सक्रिय नक्सलियों को भोजन, सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद छोटा नागरा थाना पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि नक्सलियों को सहयोग करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी नक्सलियों के संपर्क में रहकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर नक्सलियों के अन्य सहयोगियों और नेटवर्क की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार का सहयोग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों ने पुलिस के इस अभियान को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। पाकुड़ में फर्जी चालान से हो रहा वाहन परिचालन, खान निरीक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर। पाकुड़ जिले में फर्जी माइनिंग चालान के जरिए पत्थर की ढुलाई तेजी से चल रही है। जिले के सीमावर्ती इलाकों में क्रियाशील चेक नाकों के रास्ते वाहन चालक फर्जी माइनिंग चालान से वाहनों का परिचालन कर रहे हैं और माफिया चांदी काट रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। ये खुलासा खनन विभाग के खान निरीक्षक द्वारा नगर थाने में कराए गए एफआईआर से हुआ है। खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने नगर थाने को दिए अपने शिकायत में उल्लेख किया है। शिकायत में उल्लेख है कि मध्य रात्रि को नगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के निकट पत्थर से लदे एक ओवरलोड वाहन को रोककर जब कागजात की मांग की गई तो चालक माइनिंग चालान देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। शिकायत के मुताबिक चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए माइनिंग चालान में डीलर का नाम कृष्णा साहा स्टोन वर्क्स मौजा पीपल जोड़ी अंकित था। जब जिम्स पोर्टल पर जांच की गई तो पोर्टल पर ऐसा कोई भी डीलर का नाम पंजीकृत नहीं पाया गया। जिला माइनिंग अधिकारी ने बताया कि सभी खनन चेक नाकों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मियों को सख्त निर्देश है कि किसी भी हाल में ओवरलोडिंग बिना चालान के वाहनों को गुजरने नहीं दे। साथ ही चालक द्वारा प्रस्तुत चालान की जांच खनन विभाग द्वारा बताए गए तरीके से करें। डीएमओ ने कहा कि अगर किसी प्रकार का संदेह हो तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और राजस्व की चोरी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के चौड़ा मोड़, रानीपुर, लिट्टीपाड़ा के धर्मपुर, पाकुड़ प्रखंड के चांदपुर, कशीला, पत्थरघट्टा के अलावा महेशपुर, रद्दीपुर और पाकुड़िया प्रखंड सहित कई स्थानों में खनन चेक नाका क्रियाशील है। इन इलाकों से गुजरने वाले पत्थर से लदे वाहनों के माइनिंग चालान के पुलिस पदाधिकारियों के जरिए सही से जांच होनी चाहिए। इससे पत्थरों की अवैध परिचालन पर रोक लगेगी। रांची के वृंदा ग्रीन सोसाइटी में 300 घरों का रास्ता बंद करने की कोशिश, बिल्डर ने दर्ज कराई शिकायत। राजधानी के मोरहाबादी थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार रोड नंबर 9 की वृंदा ग्रीन सोसाइटी में 300 से ज्यादा घरों का रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश की गई है। वृंदा सोसाइटी का निर्माण करने वाले बिल्डर रिपुंजय सिंह ने इस संबंध में बरियातू थाना में लिखित शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट जाने का रास्ता 40 फीट का है, लेकिन उसे कुछ लोग मिलकर अवरुद्ध कर रहे हैं। बिल्डर ने लिखित शिकायत में बताया कि ब्लॉक बी, सी और डी में रहने वाले सुमन सिंह, अनूप कुमार वर्मा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, सुनील महापात्रा, संदीप कुमार, राजेश कुमार मिश्रा और मयंक चौधरी ने सबसे पहले टीन शेड का निर्माण कर सड़क को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद टीन शेड की आड़ में सड़क को बंद करने के लिए पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जबकि सड़क का मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर इस निर्माण कार्य के विरोध में सोमवार को जेसीबी मशीन का उपयोग करके सोसाइटी की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में सोसाइटी के निवासियों से भी जानकारी ली गई है। पुलिस बिल्डर द्वारा की गई लिखित शिकायत की भी जांच कर रही है। रांची में नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव का भव्य आगाज, स्वशासन और संस्कृति पर मंथन। राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में आज से 2 दिवसीय नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का आयोजन पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करना, ग्राम सभा को सशक्त बनाना और पारंपरिक व्यवस्थाओं को नई ऊर्जा देना है।
महोत्सव का उद्घाटन पारंपरिक नगाड़ों की गूंज के साथ किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए स्थानीय कलाकारों ने नगाड़ा वादन कर वातावरण को जनजातीय रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह विशेष रूप से शामिल हुई और उन्होंने महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 2 दिवसीय इस आयोजन में जनजातीय जीवन, संस्कृति और स्वशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जनजातीय विषयक गोष्ठी, पारंपरिक नृत्य संगीत, फिल्म शो, जनजातीय शिल्प प्रदर्शनी, आदिवासी खान-पान स्टॉल, पेंटिंग प्रदर्शनी और जनजातीय भाषाओं के कवियों की गोष्ठी शामिल है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वशासन की परंपरा को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेसा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्राम सभाओं को सशक्त किया जा रहा है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भूमिका मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि पारंपरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर जनजातीय स्वशासन को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। रांची सदर अस्पताल में 2026 से होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद देश के सर्वश्रेष्ठ सदर अस्पतालों में अपनी पहचान बना चुका रांची सदर अस्पताल अब एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड सरकार ने सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे ये देश का पहला ऐसा सदर अस्पताल बनने की दिशा में अग्रसर है जहां ये जटिल और जीवन रक्षक इलाज उपलब्ध होगा। राज्य कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस परियोजना के लिए जरूरी संसाधन विकसित करने हेतु लगभग 6.45 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। ये राशि यूनिट के निर्माण, फ्लोर रेनोवेशन, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद, कंज्यूमेबल्स और स्टाफ वेतन पर खर्च की जाएगी। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एवं पैथोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट को अलग रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग के 8वें तल्ले पर स्थान चिन्हित कर लिया गया है। ये यूनिट पूरी तरह आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध है और सरकार जल्द ही अन्य डॉक्टरों एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति करेगी। इस यूनिट को देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान CMC वेल्लोर का विशेषज्ञ और तकनीकी सहयोग मिलेगा, जिसके लिए सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी अनुवांशिक रक्त बीमारियों और विभिन्न प्रकार के रक्त कैंसर के मरीजों की संख्या काफी अधिक है। इन गंभीर बीमारियों के इलाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अत्यंत प्रभावी माना जाता है, लेकिन वर्तमान में न तो झारखंड और न ही आसपास के राज्यों के सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। इसी कारण अब तक मरीजों को इलाज के लिए वेल्लोर, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जहां इलाज का खर्च 16 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ये राशि अधिकांश परिवारों की पहुंच से बाहर होती है। साहिबगंज में आगलगी ने मचाया हड़कंप, जलकर राख हुआ आशियाना, 6 बकरियां और नकदी जेवर सब खाक। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के लखीपुर पंचायत अंतर्गत मानसिंहा बाली टोला से देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया। नूरजहां बेवा के घर में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती, तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस आगलगी की घटना में घर में बंधी 6 बकरियां भी जलकर मर गईं। इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात, जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से संबंधित कागजात, घर के सारे कपड़े और लगभग 40,000 रुपए नकद भी आग की भेंट चढ़ गए। घटना के बाद पीड़ित नूरजहां बेवा और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक हुए इस हादसे से परिवार पूरी तरह बेघर और बेसहारा हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।